यूरोपा, बृहस्पति का वह रहस्यमयी चंद्रमा जो मानव कल्पना और वैज्ञानिक खोज दोनों के लिए एक गहरी पहेली बना हुआ है। सौर मंडल के असंख्य चंद्रमाओं में यूरोपा को सबसे अलग और अनोखा माना जाता है, क्योंकि इसकी बर्फ से ढकी सतह के नीचे एक विशाल महासागर छिपा हुआ है। यह महासागर शायद पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा हो सकता है और वहीं छिपी हो सकती है जीवन की वह संभावना जिसने इंसानों को हमेशा से रोमांचित किया है। जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो वह हमें सिर्फ रोशनी के बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन इन बिंदुओं के पीछे छिपी कहानियां कहीं ज्यादा अद्भुत और रहस्यमयी हैं। यूरोपा की सतह पर जमी मोटी बर्फ की परत, उसके नीचे फैला अंधकारमय और अनदेखा सागर, वहां मौजूद ऊर्जा के स्रोत और रासायनिक प्रतिक्रियाएं, ये सब मिलकर एक ऐसा संसार बनाते हैं जो शायद जीवन के लिए आदर्श साबित हो। यही कारण है कि वैज्ञानिक यूरोपा को सौरमंडल में सबसे बड़ी एलियन लाइफ की उम्मीद मानते हैं। नासा के अंतरिक्ष यान जब इस चंद्रमा की तस्वीरें और आंकड़े भेजते हैं तो हर बार लगता है मानो हम ब्रह्मांड के किसी ऐसे रहस्य के और करीब पहुंच रहे हों जिसे समझना अभी हमारी सीमाओं से बहुत परे है। यूरोपा की सतह पर बनने वाली दरारें, उसके नीचे मौजूद गर्मी के स्रोत और उसमें छिपे खारे पानी के महासागर हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सचमुच पृथ्वी से बाहर भी जीवन हो सकता है, और अगर हां तो क्या वह जीवन यूरोपा के उस अंधेरे महासागर में सांस ले रहा होगा। यह सिर्फ विज्ञान की खोज नहीं बल्कि मानव जिज्ञासा और कल्पना की चरम सीमा है, क्योंकि यूरोपा सिर्फ एक चंद्रमा नहीं बल्कि ब्रह्मांड की उन अनगिनत कहानियों का हिस्सा है जो हमें यह एहसास कराती हैं कि हम अकेले नहीं हैं, और शायद किसी दिन इस बर्फीले संसार की गहराइयों में छिपा रहस्य हमारे सामने आ जाएगा। यूरोपा बृहस्पति का एक प्राकृतिक उपग्रह यानी चांद है। इसे आप पृथ्वी से साधारण दूरबीन या बाइनॉक्यूलर से भी देख सकते हो। यह गैलीलियन चांदों में से एक है और इन्हीं 4 चांदों की खोज सबसे पहले गैलीलियो ने की थी। यूरोपा एक ग्रह जैसा बड़ा और भारी तो है, लेकिन बृहस्पति के बाकी चांदों में यह सबसे छोटा और सबसे हल्का है। आकार और द्रव्यमान की बात करें तो यह हमारी पृथ्वी से थोड़ा छोटा और हल्का है। यूरोपा एक बर्फीला चांद है और 3 बर्फीले गैलीलियन चांदों में यह बृहस्पति के सबसे करीब घूमता है। इसी वजह से इसकी सतह बाकी चांदों के मुकाबले काफी यंग यानी नई लगती है, क्योंकि यहां ज्वारीय गर्मी टाइडल हीटिंग की वजह से सतह बार बार बदलती रहती है। गैलीलियन चंद्रमा उन 4 बड़े चंद्रमाओं को कहा जाता है जिन्हें इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने साल 1610 में अपनी दूरबीन से सबसे पहले देखा था। ये 4 चंद्रमा हैं। 1 आयो जो बहुत ज्यादा ज्वालामुखीय गतिविधियों वाला है। 2 यूरोपा बर्फ से ढका हुआ और जिसके नीचे विशाल महासागर होने की संभावना है। 3 गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा, यहां तक कि ग्रह बुध से भी बड़ा। 4 कैलिस्टो जिसकी सतह पर बहुत पुराने और गहरे क्रेटर हैं। इन चारों को गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है क्योंकि ये गैलीलियो की खोज से दुनिया को सबसे पहले पता चले थे, और इसी खोज ने यह साबित किया कि सारे खगोलीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमते, बल्कि ग्रहों के अपने अपने चंद्रमा भी होते हैं। 8 जनवरी 1610 की ठंडी रात, इतिहास का वह पल जिसने इंसान की ब्रह्मांड को समझने की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। गैलीलियो गैलीली अपनी नई दूरबीन के साथ आकाश की ओर देख रहे थे। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह साधारण सी देखने की क्रिया आने वाली सदियों की विज्ञान क्रांति की नींव बनेगी। गैलीलियो ने देखा कि बृहस्पति के पास कुछ चमकते बिंदु हैं जो तारों जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी गति अजीब थी। शुरुआत में 7 जनवरी की रात को उन्होंने आयो और यूरोपा को एक साथ देखा, लेकिन उनकी दूरबीन की सीमित क्षमता के कारण दोनों अलग अलग नजर नहीं आए और बस एक ही धुंधला सा प्रकाश दिखाई दिया। पर अगली ही रात जब उन्होंने फिर से अपनी नजरें आकाश पर टिकाईं तो उन्हें यह रहस्य खुलते दिखा।
वे दोनों छोटे छोटे पिंड वास्तव में अलग अलग हैं। यह था पहली बार जब इंसान की आंखों ने आयो और यूरोपा को दो स्वतंत्र चंद्रमा के रूप में देखा, और यहीं से शुरू हुई वह कहानी जिसमें यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो जैसे चंद्रमा भी सामने आए। गैलीलियो की इस खोज ने यह साबित कर दिया कि सब कुछ पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता जैसा उस समय सोचा जाता था, बल्कि बृहस्पति जैसे विशाल ग्रहों के भी अपने संसार होते हैं, अपने चांद होते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसी समय जर्मन खगोल शास्त्री साइमन मारियस ने भी स्वतंत्र रूप से इन चंद्रमाओं को देखा था, लेकिन गैलीलियो का नाम इस खोज के साथ अमर हो गया। और आज भी जब हम गैलीलियन मून कहते हैं तो सबसे पहले याद आता है वह दूरबीन लिए वैज्ञानिक जिसने आसमान को नए नजरिए से देखने की हिम्मत की थी। साइमन मैरियस जर्मनी के एक खगोल शास्त्री थे जिन्होंने लगभग उसी समय बृहस्पति के बड़े चंद्रमाओं को देखा था जिस समय गैलीलियो गैलीली ने। मारियस ने अपनी डायरी और नोट्स में लिखा था कि उन्होंने 29 दिसंबर 1609 जूलियन कैलेंडर के अनुसार को अपनी दूरबीन से पहली बार बृहस्पति के पास ये छोटे छोटे तारों जैसे बिंदु देखे। यह तारीख गैलीलियो की खोज 7 जनवरी 1610 से भी थोड़ी पहले की बताई जाती है, लेकिन यहां एक बड़ी समस्या थी। मारियस ने अपनी खोज तुरंत प्रकाशित नहीं की। उन्होंने इस पर गहराई से काम तो किया, पर अपनी किताब मुंडुस जोवियालिस जुपिटर का संसार में इसे 1614 में लिखा, यानी गैलीलियो से लगभग 4 साल बाद। तब तक गैलीलियो की खोज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुकी थी। मारियस का असली योगदान यह था कि उन्होंने इन चंद्रमाओं के नाम सुझाए। ग्रीक पौराणिक कथाओं के आधार पर उन्होंने उन्हें आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो कहा। ये नाम आज तक इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उस समय गैलीलियो की लोकप्रियता और मारियस के देर से प्रकाशित होने की वजह से उनकी खोज पर विश्वास कम किया गया और कई लोगों ने सोचा कि वे गैलीलियो से प्रेरित थे। बाद में खगोल इतिहासकारों ने मारियस की नोटबुक और डायरी का अध्ययन किया और माना कि संभावना है कि उन्होंने वाकई गैलीलियो से स्वतंत्र रूप से इन चंद्रमाओं को देखा था। यानी इतिहास में इन चंद्रमाओं की खोज का श्रेय गैलीलियो और साइमन मारियस दोनों को दिया जा सकता है, लेकिन प्राथमिकता और प्रसिद्धि गैलीलियो को मिली। यूरोपा का नाम ग्रीक माइथोलॉजी की उस राजकुमारी यूरोपा पर रखा गया है जो टायर के फोनीशियन राजा की बेटी थी। जैसे बाकी गैलीलियन चांदों के नाम रखे गए हैं, वैसे ही यूरोपा का नाम भी ज्यूस, ग्रीक देवता जिनका रोमन नाम बृहस्पति यानी जुपिटर है, की प्रेमिकाओं में से एक पर रखा गया। कहानी के अनुसार ज्यूस ने यूरोपा को रिझाया और बाद में वह क्रीट की रानी बनी। इन चंद्रमाओं के नाम रखने का सुझाव सबसे पहले साइमन मारियस ने दिया था, जिन्होंने इसे योहानेस केपलर के विचार से प्रेरित माना। उस समय कवि ज्यूस जुपिटर पर उसकी अनियमित प्रेम कहानियों को लेकर बहुत कुछ लिखते थे। उनमें 3 कन्याओं का खास तौर पर जिक्र आता है। आयो, जो नदी देवता इनाकस की बेटी थी, कैलिस्टो, जो लाइकॉन की पुत्री थी, और यूरोपा, जो एजेनोर की बेटी थी। इसके अलावा एक और नाम जुड़ता है गैनीमेड का, जो राजा ट्रोस का सुंदर पुत्र था। कथा के अनुसार ज्यूस ने गरुड़ का रूप धारण किया और गैनीमेड को अपनी पीठ पर बैठाकर स्वर्ग ले गया। इन्हीं मिथकों के आधार पर मारियस ने 4 चांदों को नाम देने का प्रस्ताव रखा। पहला आयो, दूसरा यूरोपा, तीसरा उसकी चमक और भव्यता की वजह से गैनीमेड, और चौथा कैलिस्टो। लेकिन इन नामों का प्रयोग लंबे समय तक लोकप्रिय नहीं रहा। 20वीं सदी के मध्य तक वैज्ञानिक साहित्य में इन्हें ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था। उससे पहले ज्यादातर खगोल शास्त्री यूरोपा को बस उसके रोमन न्यूमेरल से पुकारते थे, यानी जुपिटर 2, जो प्रणाली गैलीलियो ने शुरू की थी, या फिर बृहस्पति का दूसरा उपग्रह कहकर। जब अमाल्थिया नामक एक और चंद्रमा खोजा गया, जिसकी कक्षा गैलीलियन चंद्रमाओं से भी बृहस्पति के करीब थी, तो यूरोपा तीसरे स्थान पर चला गया। बाद में वॉयेजर यान ने
3 और भीतरी उपग्रह खोजे और इस तरह यूरोपा अब गिनती में बृहस्पति का छठा उपग्रह माना जाता है। हालांकि उसका नाम अब भी जुपिटर 2 ही प्रचलन में है। यूरोपा का विशेषण रूप आज यूरोपन के रूप में स्थिर हो चुका है। पृथ्वी के अलावा बाकी ग्रहों के चंद्रमाओं के लिए खगोल शास्त्रीय साहित्य में कभी भी कोई खास प्रतीक सिंबल तय नहीं किया गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेनिस मोस्कोविट्स, जिन्होंने ज्यादातर बौने ग्रहों ड्वार्फ प्लैनेट्स के प्रतीक बनाए थे, ने यूरोपा के लिए एक प्रतीक सुझाया। यह प्रतीक ग्रीक अक्षर एप्सिलन डाइशेन पर आधारित था, क्योंकि यह यूरोपा के नाम का पहला अक्षर है और इसमें बृहस्पति जुपिटर के प्रतीक की क्रॉस बार को भी मिलाया गया था। हालांकि यह प्रतीक आज तक व्यापक रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाता। चलिए अब यूरोपा मून की विज्ञानी वस्तुओं को समझते हैं। संभवतः यूरोपा के अंदर लोहे निकल आयरन निकल का कोर है, जिसके चारों ओर ज्यादातर सिलिकेट चट्टानों की परत और ऊपर मोटी बर्फ की परत मौजूद है। इसकी एक बहुत पतली सी वायुमंडल परत है जो मुख्य रूप से ऑक्सीजन से बनी है। यूरोपा की सतह सफेद भूरी व्हाइट बेज दिखती है, जिस पर हल्के भूरे रंग की लंबी लंबी दरारें और धारियां फैली हुई हैं। यहां पर बहुत कम संख्या में प्रभावगर्त इंपैक्ट क्रेटर्स दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि इसकी सतह भूगर्भीय दृष्टि से काफी युवा है। पृथ्वी से दूरबीनों द्वारा देखे जाने के अलावा कई अंतरिक्ष यान स्पेस प्रोब्स ने भी पास से गुजरते हुए यूरोपा का अध्ययन किया है। सबसे पहला फ्लाईबाय 70 के दशक की शुरुआत में हुआ था। हाल ही में सितंबर 2022 में नासा के जूनो अंतरिक्ष यान ने यूरोपा के बेहद करीब लगभग 320 किलोमीटर 200 मील दूरी से उड़ान भरी और नई तस्वीरें भेजीं। यूरोपा को सौरमंडल की सबसे स्मूथ सतह वाला ठोस खगोलीय पिंड माना जाता है। इसकी सतह की युवावस्था और चिकनापन इस बात का संकेत है कि इसके नीचे एक विशाल जल महासागर मौजूद हो सकता है, जहां जीवन की संभावना छिपी हो। वैज्ञानिकों का प्रमुख मॉडल मानता है कि ज्वारीय बल टाइडल फ्लेक्सिंग से उत्पन्न गर्मी उस महासागर को तरल बनाए रखती है और सतह की बर्फ को प्लेट टेक्टोनिक्स जैसी हलचल देती है, जिससे सतह पर मौजूद रसायन महासागर तक पहुंच जाते हैं। यही प्रक्रिया वहां जीवन के लिए जरूरी रासायनिक तत्वों को उपलब्ध करा सकती है। मई 2018 में खगोलविदों ने गैलीलियो स्पेस प्रोब के पुराने डेटा का नया विश्लेषण किया। यह यान 1995 से 2003 तक बृहस्पति की परिक्रमा करता रहा। इस अध्ययन ने भी यूरोपा पर पानी के फव्वारों की गतिविधि का समर्थन किया। अगर ये फव्वारे वास्तव में मौजूद हैं, तो यह वैज्ञानिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सतह पर उतरे बिना ही यूरोपा के महासागर से जीवन के संकेत खोजे जा सकते हैं। मार्च 2024 में किए गए एक ताजा अध्ययन ने यह संकेत दिया कि यूरोपा की सतह पर पहले सोचे गए अनुमान से कहीं कम ऑक्सीजन मौजूद हो सकती है। यूरोपा लगभग 3.5 दिन में बृहस्पति का एक चक्कर लगा लेता है। वह बृहस्पति से करीब 6,70,000 किलोमीटर दूर घूम रहा है। उसकी कक्षा लगभग गोल है और झुकाव भी बहुत ही मामूली है। अब खास बात यह है कि यूरोपा का एक ही हिस्सा हमेशा बृहस्पति की तरफ रहता है। जैसे चांद का एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी को दिखता है, वैसा ही इस वजह से यूरोपा पर एक जगह ऐसी है जहां खड़े होकर देखने पर बृहस्पति हमेशा सीधा सिर के ऊपर नजर आएगा। उस जगह से गुजरने वाली रेखा को प्रधान मध्याह्न प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों को शक है कि यूरोपा बिल्कुल फिक्स नहीं है। हो सकता है कि कभी कभी वह अपनी कक्षा से थोड़ा तेज घूमता हो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि यूरोपा की बर्फीली सतह और उसके नीचे का पत्थरीला हिस्सा आपस में सीधे जुड़े नहीं हैं। यानी बीच में एक तरल पानी की परत मौजूद हो सकती है जो बर्फ और चट्टान को अलग करती है। आसान शब्दों में, यूरोपा बृहस्पति के चारों ओर घूमता है, हमेशा एक ही चेहरा दिखाता है
लेकिन अंदर छिपे महासागर की वजह से उसकी सतह हल्की सी सरक सकती है। यूरोपा की कक्षा बिल्कुल गोल नहीं है, उसमें हल्की सी अंडाकार झुकाव, एक्सेंट्रिसिटी है। यह झुकाव बाकी गैलीलियन चंद्रमाओं, खासकर आयो के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बना रहता है। जब यूरोपा बृहस्पति के थोड़ा पास आता है तो बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है और वह यूरोपा को अपनी तरफ खींचकर लंबा सा खींच देता है। फिर जब यूरोपा थोड़ा दूर जाता है तो खिंचाव कम हो जाता है और वह वापस गोल सा हो जाता है। इस खींचने ढीला करने की प्रक्रिया से उसके अंदर और महासागर में ज्वार, टाइड्स बनते रहते हैं। यह लगातार दबाव और खिंचाव यूरोपा के अंदरूनी हिस्सों को गूंथने जैसा काम करता है। इसी से अंदर गर्मी पैदा होती है और यही गर्मी उसके सतह के नीचे छिपे महासागर को तरल, लिक्विड बनाए रख सकती है। असल में यह सारी ऊर्जा बृहस्पति की अपनी घूर्णन, रोटेशन से आती है। आयो, जो सबसे अंदर वाला बड़ा चंद्रमा है, बृहस्पति पर ज्वार उठाता है और वहीं से ऊर्जा खींचता है। फिर यह ऊर्जा कक्षीय अनुनाद, ऑर्बिटल रेजोनेंस के जरिए यूरोपा और गैनीमेड तक पहुंचती है। वैज्ञानिकों ने यूरोपा की सतह पर बनी अनोखी दरारों, क्रैक्स का अध्ययन किया। इनसे यह संकेत मिला कि शायद किसी समय यूरोपा अपनी धुरी, एक्सिस पर थोड़ा झुका हुआ घूमता था। अगर यह सच है तो इससे यूरोपा की कई रहस्यमयी विशेषताएं समझ में आ सकती हैं। यूरोपा की सतह पर फैली हुई इन क्रॉस दरारों को आप उसकी डायरी की तरह मान सकते हो। ये दरारें बताती हैं कि सतह के नीचे मौजूद महासागर में उठने वाले विशाल ज्वार, टाइड्स ने उस पर कितना दबाव डाला। अगर यूरोपा की धुरी झुकी हुई थी तो इसका असर इन बातों पर पड़ता है। सतह की बर्फ में यूरोपा का कितना इतिहास दर्ज है, महासागर में ज्वार से कितनी गर्मी पैदा होती है और यह महासागर कब से तरल अवस्था में है। बर्फीली परत को इन बदलावों को झेलने के लिए खींचना पड़ता है। जब तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो सतह फटकर दरार बना देती है। अगर यूरोपा सचमुच झुकी धुरी पर घूमता था तो इसका मतलब है कि ये दरारें पहले सोचे गए अनुमान से कहीं ज्यादा नई हो सकती हैं। वजह यह है कि यूरोपा की घूमने वाली धुरी, स्पिन पोल, रोजाना कुछ डिग्री बदल सकती है और कुछ महीनों में पूरा एक चक्र, प्रीसेशन पीरियड पूरा कर सकती है। धुरी का झुकाव महासागर की उम्र के अनुमान पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि ज्वारीय बल ही वह गर्मी पैदा करते हैं जो महासागर को तरल बनाए रखती है। अगर धुरी झुकी हुई हो तो ज्वारीय बल और भी ज्यादा गर्मी पैदा करेंगे। इसका मतलब यह हो सकता है कि यूरोपा का महासागर और भी लंबे समय तक तरल बना रह सकता था। हालांकि यह अभी तक तय नहीं हुआ है कि यूरोपा की धुरी में यह बदलाव वास्तव में कब हुआ होगा। आसान शब्दों में, यूरोपा की दरारें यह इशारा देती हैं कि शायद वह कभी टेढ़ा घूमता था। ऐसा होता तो उसके महासागर में ज्यादा गर्मी बनती और वह लंबे समय तक पानी बना रहता। यूरोपा आकार में पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा छोटा है। इसका व्यास लगभग 3100 किलोमीटर, करीब 1900 मील है। यह सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा चंद्रमा और 15वां सबसे बड़ा पिंड है। गैलीलियन चंद्रमाओं में यह सबसे कम द्रव्यमान वाला है। इसकी घनत्व, डेंसिटी से पता चलता है कि इसकी संरचना स्थलीय ग्रहों जैसी है, यानी यह ज्यादातर सिलिकेट चट्टानों से बना है। अनुमान है कि यूरोपा के ऊपर की परत में लगभग 100 किलोमीटर, करीब 62 मील मोटी पानी की परत है, जिसमें ऊपर का हिस्सा बर्फ की परत है और नीचे का हिस्सा तरल महासागर के रूप में है। गैलीलियो ऑर्बिटर से मिले हाल के चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड के डेटा ने दिखाया कि यूरोपा पर एक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र के साथ उसकी बातचीत, इंटरैक्शन की वजह से है। यह संकेत देता है कि सतह के नीचे कोई संवाहक, कंडक्टिव परत मौजूद है। सबसे ज्यादा संभावना है कि यह परत नमकीन तरल पानी का महासागर है। अनुमान यह भी लगाया गया है कि यूरोपा की बर्फीली परत कभी-कभी लगभग 80 डिग्री तक घूमकर अपनी जगह से पलट गई होगी।
इसे ट्रू पोलर वॉन्डर कहते हैं। अगर बर्फ नीचे के ठोस हिस्से से मजबूती से जुड़ी होती तो ऐसा होना संभव नहीं था। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यूरोपा के भीतर शायद एक धात्विक लोहे का कोर मौजूद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल तरल पानी का महासागर छिपा हुआ है। यह महासागर ज्वारीय बलों से पैदा होने वाली गर्मी की वजह से जमे बिना लगातार तरल बना रहता है। यूरोपा की सतह बेहद ठंडी है। भूमध्य रेखा पर औसतन -160 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों पर तो तापमान गिरकर -220 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी ठंड में उसकी बर्फीली परत ग्रेनाइट जैसी सख्त हो जाती है। सबसे पहले सतह के नीचे महासागर की मौजूदगी का अंदाजा वैज्ञानिकों ने सैद्धांतिक गणनाओं से लगाया था। वजह थी यूरोपा की हल्की सी अंडाकार कक्षा और उसके पड़ोसी चंद्रमाओं के साथ अनुनाद रेजोनेंस, जो लगातार ज्वारीय गर्मी पैदा करते हैं। बाद में वॉयेजर और गैलीलियो यानों की तस्वीरों ने इस शक को और मजबूत किया। इनमें सबसे रहस्यमय हैं सतह पर पाए जाने वाले केओस टेरेन। यह ऐसे क्षेत्र हैं जहां बर्फीली परत टूट फूट कर बिखरी हुई दिखाई देती है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सब सतह के नीचे के महासागर के ऊपर आने की वजह से हुआ। हालांकि इस पर अभी भी बहस जारी है। ज्यादातर भूवैज्ञानिक मानते हैं कि यूरोपा की सतह पर बर्फ की परत मोटी है। बड़े बड़े क्रेटरों का अध्ययन बताता है कि यह ठोस बर्फीली परत लगभग 10 से 30 किलोमीटर मोटी हो सकती है। इस परत के नीचे एक गर्म बर्फ की परत है और उसके नीचे फैला हुआ महासागर जो शायद 100 किलोमीटर गहरा है। अगर यह सच है तो यूरोपा का महासागर हमारी धरती के महासागरों से 2 से 3 गुना ज्यादा पानी अपने अंदर समेटे हुए हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा की बर्फीली परत उतनी मोटी नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की हो सकती है। इस विचार को थिन आइस मॉडल कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर ग्रह विज्ञानी मानते हैं कि यह मॉडल सिर्फ सतह की ऊपरी परतों को समझाता है, जो बृहस्पति के ज्वारीय खिंचाव से लचीली, इलास्टिक तरह बर्ताव करती हैं। एक उदाहरण है फ्लेक्सर एनालिसिस। इसमें यूरोपा की परत को ऐसे मॉडल किया गया जैसे वह किसी भारी बोझ से दबकर झुक रही हो। इन गणनाओं से पता चलता है कि सतह की लचीली परत शायद सिर्फ 200 मीटर, करीब 660 फीट मोटी हो सकती है। अगर सच में यूरोपा की बर्फ की परत इतनी पतली है तो सतह और नीचे छिपे महासागर के बीच सीधा संपर्क हो सकता है। यह संपर्क खुली दरारों और रिजेस के जरिए होता रहेगा और वहीं से सतह पर केओस टेरेन जैसी रहस्यमयी जगहें बन सकती हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई विशाल उल्कापिंड बर्फ की परत को पूरी तरह चीर दे तो सतह के नीचे का तरल महासागर सीधे बाहर आ सकता है। गैलीलियो ऑर्बिटर ने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया। यूरोपा में एक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र पाया गया। यह क्षेत्र स्थायी नहीं है, बल्कि बृहस्पति के बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र की वजह से उत्पन्न होता है। इसके चुंबकीय भूमध्य रेखा पर ताकत लगभग 120 नैनोटेस्ला मापी गई। यह गैनीमेड के क्षेत्र से लगभग छठा हिस्सा है और कैलिस्टो की तुलना में 6 गुना ज्यादा। इतना जान लेना ही काफी है कि यह रहस्य किसी साधारण पत्थरीले चंद्रमा में छिपा नहीं हो सकता। इसके लिए चाहिए एक परत जो हो बेहद संवाहक, यानी बिजली को आसानी से गुजारने वाली। वैज्ञानिकों ने जब इन संकेतों को जोड़ा तो सबसे संभावित उत्तर सामने आया। यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे फैला हुआ है एक विशाल महासागर, नमकीन तरल पानी का महासागर। यूरोपा को गर्मी सबसे ज्यादा ज्वारीय हीटिंग से मिलती है और यह हीटिंग तब होती है जब बृहस्पति का भारी भरकम गुरुत्वाकर्षण हर वक्त यूरोपा को खींचता, दबाता और मसलता रहता है, जिससे उसकी कक्षा और घुमाव की ऊर्जा धीरे धीरे पिघलकर गर्मी में बदल जाती है। जब यूरोपा के अंदर समुद्र में ज्वार भाटा उठते हैं तो वे बर्फ की मोटी छत और नीचे की चट्टानों से टकराकर घर्षण पैदा करते हैं
और ये घर्षण लगातार समंदर को गर्म रखता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बृहस्पति यूरोपा के समुद्र में बहुत धीमी लेकिन बेहद ताकतवर रॉसबी वेव्स भी पैदा कर देता है, जो हर दिन सिर्फ कुछ किलोमीटर चलती हैं, लेकिन उनकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वे महासागर में बेहद बड़ी मात्रा में ऊर्जा भर देती हैं। यहां तक कि ये ऊर्जा सामान्य ज्वारीय खिंचाव से बनी ताकत से 2000 गुना ज्यादा हो सकती है, और यही यूरोपा के पानी को जमने से बचाती है। इसके अलावा जब यूरोपा का पूरा शरीर और उसकी बर्फीली परत बृहस्पति की पकड़ से बार बार खींचती और सिकुड़ती है, तो वह आटे की तरह गूंथी जाती है और उस मसलन से भी गर्मी निकलती है। यहां तक कि यूरोपा के समुद्र का तल भी इस वजह से गर्म हो सकता है, कुछ वैसे ही जैसे हमारी धरती के गहरे समुद्रों में ज्वालामुखी फूटते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि बर्फ के क्रिस्टल अपने ही ढांचे के टूटने मुड़ने से पहले से सोची गई तुलना में 10 गुना ज्यादा गर्मी छोड़ सकते हैं। यानी जितनी ज्यादा बर्फ दबाव और खिंचाव झेलेगी, उतनी ज्यादा आग उसके भीतर पैदा होगी। हाँ, इतना जरूर है कि यूरोपा की चट्टानों के अंदर रेडियोधर्मी तत्व भी धीरे धीरे सड़कर थोड़ी बहुत गर्मी बनाते हैं, लेकिन यह गर्मी इतनी कमजोर है कि अकेले उसके भरोसे यूरोपा का समंदर कभी तरल नहीं रह सकता। यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि असली खिलाड़ी वही है, बृहस्पति का जबरदस्त खिंचाव और उसका लगातार दबाव, जो यूरोपा के सीने में आग जलाए रखता है और उसके बर्फीले चेहरे के नीचे शायद एक ऐसा समंदर छिपा देता है जिसमें जीवन की संभावना सबसे ज्यादा है। रेडियो एक्टिव डिके मतलब जब किसी चट्टान के अंदर मौजूद यूरेनियम, पोटेशियम या थोरियम जैसे भारी भरकम तत्व धीरे धीरे टूटते हैं तो उससे गर्मी निकलती है। धरती पर भी यही होता है। हमारी धरती का कोर और मैंटल बहुत हद तक इसी गर्मी से गर्म रहते हैं। यूरोपा के अंदर भी चट्टानों में ऐसे रेडियोधर्मी तत्व मौजूद हैं। जब ये धीरे धीरे टूटते हैं तो उनमें से निकलने वाली ऊर्जा चट्टानों को गर्म करती है, और वही गर्मी ऊपर की बर्फ और पानी तक पहुंचती है। अब सोच कि यूरोपा की मोटी परत के नीचे बर्फ और पानी की परत मिली जुली पड़ी है। नीचे से जब गर्मी आती है तो बर्फ पूरी तरह जम नहीं पाती, उसका कुछ हिस्सा पिघलकर पानी के रूप में मौजूद रहता है। यही रेडियो एक्टिव हीटिंग कहलाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरोपा पर रेडियो एक्टिव डिके अकेला इतना ताकतवर नहीं है कि पूरे समंदर को तरल बनाए रख सके। वैज्ञानिकों का कहना है कि रेडियोधर्मी गर्मी बहुत कमजोर होती है, लगभग 100 गुना कम उस गर्मी से जो यूरोपा को बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण से ज्वारीय खिंचाव में मिलती है। मतलब अगर सिर्फ रेडियो एक्टिव डिके पर यूरोपा निर्भर होता तो उसका पानी बहुत पहले बर्फ बन चुका होता। लेकिन क्योंकि ज्वारीय हीटिंग साथ में काम कर रही है, इसलिए रेडियो एक्टिव डिके की हल्की गर्मी भी मदद करती है। यानी एक तरह से यह बैकअप हीटिंग सोर्स है। सन 2012 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने यूरोपा की एक तस्वीर ली, जिसमें वैज्ञानिकों ने देखा कि उसके दक्षिणी ध्रुव के पास से पानी की भाप का एक विशाल गुब्बार फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अंदाजा लगाया गया कि यह प्लूम लगभग 200 किलोमीटर ऊंचा हो सकता है, यानी माउंट एवरेस्ट से 20 गुना ज्यादा ऊंचा। हालांकि बाद की रिसर्च और मॉडलिंग बताती हैं कि यूरोपा के ज्यादातर प्लूम इतने विशाल नहीं होते, बल्कि उनसे छोटे और कमजोर हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये पानी के फव्वारे सच में मौजूद हैं, तो ये हमेशा नहीं निकलते, बल्कि समय समय पर, और ज्यादातर तब जब यूरोपा अपनी कक्षा में बृहस्पति से सबसे दूर होता है। यह बात कंप्यूटर मॉडलिंग से मिले नतीजों से भी मेल खाती है, जिसमें दिखाया गया कि ज्वारीय खिंचाव इसी समय सबसे ज्यादा ऐसे फव्वारों को बाहर निकाल सकता है। फिर सितंबर 2016 में हबल ने एक और सबूत दिया, जिसमें यूरोपा पर ऐसे ही पानी के प्लूम दिखाए गए। और फिर मई 2018 में वैज्ञानिकों ने गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के पुराने डेटा का गहराई से अध्ययन किया।
ये वही गैलीलियो था जो 1995 से 2003 तक बृहस्पति की परिक्रमा करता रहा। वैज्ञानिकों ने पाया कि जब गैलीलियो साल 1997 में यूरोपा के बेहद करीब से गुजरा था, सिर्फ 206 किलोमीटर की दूरी से, तब शायद वह सीधे इन पानी की धाराओं के बीच से होकर गुजरा हो। यूरोपा पर जो ज्वारीय बल काम करते हैं वो हमारी पृथ्वी पर चांद के खिंचाव से लगभग 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। यही वजह है कि यूरोपा के अंदर का समुद्र और उसकी बर्फीली परत लगातार मरोड़ और खिंचाव से गुजरती रहती है। पूरे सौर मंडल में यूरोपा के अलावा सिर्फ शनि का चंद्रमा एनसेलाडस ही ऐसा है जहां पानी की भाप के विशाल फव्वारे देखे गए हैं। फर्क इतना है कि जहां एनसेलाडस पर ये फव्वारे लगभग 200 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से निकलते हैं, वहीं यूरोपा पर अनुमान है कि ये दर लगभग 7000 किलोग्राम प्रति सेकंड तक हो सकती है। अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो इसका मतलब होगा कि यूरोपा अंतरिक्ष यानों को एक अनोखा मौका देता है। बस उसके पास से गुजरकर ही वैज्ञानिक इन पानी के नमूनों को इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसी लैंडर को बर्फ की मोटी परत में ड्रिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नवंबर 2020 में एक बेहद अहम शोध प्रकाशित हुआ जिसने यूरोपा के इन प्लूम्स के बारे में एक नई सोच दी। यह शोध जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में आया, जिसमें बताया गया कि शायद ये पानी के फव्वारे यूरोपा के गहरे महासागर से नहीं बल्कि उसकी बर्फीली परत के अंदर ही कहीं से निकलते हों। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट की पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल करके बनाए गए मॉडल ने दिखाया कि जब यूरोपा की बर्फ के अंदर नमकीन पानी की जेबें जमने लगती हैं तो उनके अंदर दबाव बढ़ता है। धीरे धीरे ये दबाव इतना बढ़ जाता है कि बर्फ फट पड़ती है और फिर अचानक पानी का फव्वारा अंतरिक्ष में निकल जाता है। दिलचस्प बात यह है कि सबसे पहले सारा फेजेंट्स नाम की वैज्ञानिक ने यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में 2003 में ही इस प्रक्रिया का मॉडल बनाकर प्रकाशित किया था। उन्होंने ही पहली बार यह विचार रखा था कि यूरोपा पर क्रायोवोल्केनिज्म यानी बर्फ के ज्वालामुखी जैसी गतिविधियां असल में इसी तरह के दबाव से पैदा हो सकती हैं। नासा के जेट प्रोपल्शन लैब की प्रेस रिलीज में भी कहा गया कि अगर यूरोपा के प्लूम वाकई इस तरह की सतही जेबों से निकलते हैं तो शायद उनमें जीवन की संभावना कम हो जाती है। कारण यह है कि सतह के नीचे बनी ये छोटी जेबें उतनी ऊर्जा नहीं देती जितनी गहराई में मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स दे सकते हैं, जहां से वैज्ञानिकों को जीवन के लिए ज्यादा उम्मीदें हैं। प्लूम्स का मतलब है फव्वारे या गीजर जैसे विस्फोट, जहां से पानी या भाप, गैसें या बर्फ के कण किसी ग्रह या चांद की सतह से सीधे अंतरिक्ष में फूट कर निकलते हैं। जैसे हमारी धरती पर गर्म पानी के झरने या गीजर होते हैं जो अचानक फूटते हैं और पानी ऊपर की ओर उड़ जाता है, वैसा ही कुछ यूरोपा और एनसेलाडस जैसे बर्फीले छांदों पर भी होता है। बस फर्क इतना है कि यहां से पानी की भाप और बर्फ के टुकड़े सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष तक चले जाते हैं। यूरोपा पर जब वैज्ञानिक प्लूम्स कहते हैं तो उनका मतलब है सतह के नीचे छिपे महासागर या बर्फीली जेब से दबाव बनता है। यह दबाव बर्फ की परत को तोड़ता है और फिर वहां से पानी की भाप का एक विशाल फव्वारा अंतरिक्ष की ओर निकलता है। मजेदार बात यह है कि अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को इन फव्वारों से गुजारा जाए तो उसे सीधे यूरोपा के अंदरूनी समुद्र का सैंपल मिल सकता है बिना बर्फ को ड्रिल किए। यूरोपा सौरमंडल का सबसे चिकना और स्मूथ सतही पिंड माना जाता है। इसकी सतह पर वैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ या बहुत बड़े गड्ढे नहीं दिखते जैसे हमें चांद या मंगल पर देखने को मिलते हैं। जो अजीबो गरीब लकीरें और पैटर्न यूरोपा की सतह पर क्रॉस करते दिखते हैं वो असल में बर्फ के अलग अलग हिस्सों की चमक अल्बेडो में अंतर की वजह से है, यानी सतह पर ऊंचाई गहराई बहुत कम है। यूरोपा पर गड्ढे क्रेटर्स भी बहुत कम हैं। वजह यह है कि इसकी सतह बहुत जवां और एक्टिव है। जब भी कोई धूमकेतु या उल्का टकराता है सतह पर बर्फ
फिर से बदल जाती है और पुराने गड्ढे मिट जाते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक मानते हैं यूरोपा की सतह की उम्र लगभग 2 करोड़ से लेकर 18 करोड़ साल के बीच है, जो खगोल विज्ञान की भाषा में बहुत नई मानी जाती है। इन गड्ढों से यह भी संकेत मिला कि सतह के नीचे से नमकीन पानी और खनिज ऊपर आए हैं, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड बहुत कम है, यानी ये टक्करें हाल ही में हुई होंगी। यूरोपा की बर्फीली परत का अल्बीडो रिफ्लेक्टिविटी 0.64 है, जो किसी भी चंद्रमा में सबसे ज्यादा में से एक है। इसका मतलब है कि सतह पर सफेद, चमकदार, ताजा बर्फ मौजूद है। वैज्ञानिकों ने यह भी सुझाव दिया है कि यूरोपा के भूमध्य रेखा इक्वेटर पर बर्फ की सुइयां या कांटे, जिन्हें पेनिटेंटिस कहा जाता है, मौजूद हो सकते हैं। ये करीब 15 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। ये बनते तब हैं जब सूरज की रोशनी सीधे ऊपर से पड़कर बर्फ को धीरे धीरे सबलाइम करती है, यानी ठोस बर्फ को सीधे गैस में बदल देती है, और इस प्रक्रिया में सतह पर खड़ी खड़ी नुकीली संरचनाएं बन जाती हैं। हालांकि गैलीलियो ऑर्बिटर की तस्वीरों में इन्हें साफ साफ देख पाना मुश्किल है, लेकिन राडार और थर्मल डेटा यह इशारा देते हैं कि ऐसी बर्फीली नुकीली संरचनाएं वहां वाकई हो सकती हैं। यूरोपा की सतह पर मौजूद आयोनाइजिंग रेडिएशन इंसानों के लिए किसी भी तरह सुरक्षित नहीं है। यहां एक दिन गुजारना, यानी 24 घंटे, ऐसे होगा जैसे किसी इंसान को लगभग 5.4 सीवर्ट 540 रेम की घातक खुराक मिल जाए। इतनी रेडिएशन किसी इंसान को गंभीर रूप से बीमार करने या मौत तक पहुंचा सकती है। और याद रखो, यूरोपा का एक दिन धरती के दिन से लगभग 3.5 गुना लंबा होता है, यानी अगर कोई इंसान वहां खड़ा हो तो हर पल उसके लिए मौत के साए में जीने जैसा होगा। सतह पर सबसे अजीब और आकर्षक चीज है वो गहरे धारियों जैसे निशान, जिन्हें वैज्ञानिक लाइनियां कहते हैं। ये पूरे चांद पर जाल की तरह फैले हुए हैं। जब इन्हें ध्यान से देखा गया तो पता चला कि इन दरारों के दोनों किनारे आपस में खिसक चुके हैं, जैसे सतह के टुकड़े धीरे धीरे अलग होकर खिंच रहे हों। बड़ी धारियां 20 किलोमीटर से भी चौड़ी होती है और इनमें अक्सर गहरे धुंधले किनारे, सीधी सी खरोंच जैसी रेखाएं और बीच में हल्के रंग की पट्टियां दिखाई देती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लाइनियां असल में गर्म बर्फ के विस्फोटों से बनी होंगी, जो सतह के नीचे से ऊपर उठकर आईं और फिर सतह धीरे धीरे खुलती चली गई। कुछ वैसा ही जैसा धरती पर महासागरीय रिज, ओशियानिक रिजेस पर होता है। इन दरारों के पीछे की असली ताकत है बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण, जो यूरोपा को लगातार खींचकर मोड़ता और दबाता रहता है। दरारें हमेशा उस पैटर्न में नहीं बनती जैसा वैज्ञानिकों ने बृहस्पति की खिंचाव शक्ति से उम्मीद की थी। सिर्फ सबसे नई दरारें ही उस पैटर्न से मेल खाती हैं। पुरानी दरारें अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि यूरोपा की बर्फीली सतह धीरे धीरे उसके अंदरूनी हिस्से से तेज घूमती है। ऐसा तभी संभव है जब सतह के नीचे मौजूद महासागर सतह को यूरोपा के ठोस कोर से अलग कर दे, यानी सतह थोड़ी फ्री होकर बृहस्पति की खींचतान में इधर उधर खिसकती रहती है। वॉयेजर और गैलीलियो अंतरिक्ष यानों की तस्वीरों को मिलाकर वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि यूरोपा की बर्फीली परत को अपनी जगह से पूरा घूमने में कम से कम 12,000 साल लगते हैं। और भी हैरानी की बात यह है कि तस्वीरों से वहां सबडक्शन जैसी प्रक्रिया के सबूत भी मिले हैं, यानी सतह की बर्फ कुछ जगहों पर नीचे की ओर खिसक रही है, जैसे धरती पर टेक्टोनिक प्लेटें पिघले हुए मेंटल में डूब जाती हैं। इससे साफ होता है कि यूरोपा पर सिर्फ दरारें ही नहीं बन रही, बल्कि वहां बर्फीली प्लेट टेक्टोनिक्स भी काम कर रही हो सकती है। हालांकि यह धरती जैसी नहीं है, क्योंकि यूरोपा की बर्फ की प्लेटों को रोकने वाली ताकतें उन्हें चलाने वाली ताकतों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। यूरोपा की सतह पर सिर्फ लंबी लंबी दरारें ही नहीं हैं, बल्कि वहां पर
कुछ और अनोखे फीचर्स भी पाए जाते हैं जिन्हें वैज्ञानिक लेंटिक्यूली कहते हैं। लैटिन में इसका मतलब होता है झाइयां, फ्रेकल्स, यानी सतह पर बिखरे हुए छोटे छोटे गोल या अंडाकार धब्बे। ये कभी कभी गुंबद, डोम्स जैसे दिखते हैं, कुछ जगहों पर गड्ढों, पिट्स जैसे, और कुछ सिर्फ चिकने गहरे धब्बों की तरह। कई जगह ये एकदम बिखरे और अस्त व्यस्त भी दिखाई देते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन्हें गौर से देखा तो पाया कि गुंबदों की ऊपरी सतहें आसपास की पुरानी जमीन जैसी ही दिखती हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये गुंबद तब बने जब नीचे से बर्फ की परतें धकेल कर ऊपर उठी। एक मान्यता यह है कि ये लेंटिक्यूली गर्म बर्फ के गुच्छों, डायपियर्स के कारण बने, जो नीचे से ऊपर की ओर आए, ठीक उसी तरह जैसे धरती की परत के नीचे मैग्मा ऊपर उठकर मैग्मा चैम्बर बनाता है। जब ये गर्म बर्फ सतह को तोड़कर ऊपर आई होगी तो पिघली हुई बर्फ का पानी बाहर निकलकर चिकने गहरे धब्बे बना गया होगा। वहीं बिखरी और टेढ़ी मेढ़ी जगहें, जिन्हें वैज्ञानिक कैओस रीजन कहते हैं, जैसे कि कोनामारा कैओस, शायद इस वजह से बनी कि सतह के कई टुकड़े टूटकर इधर उधर बिखर गए और गहरे पदार्थ में फंसकर ऐसे दिखने लगे जैसे किसी जमी हुई झील में तैरते हुए हिमखंड, आइसबर्ग्स। लेकिन एक और थ्योरी कहती है कि शायद ये सब कुछ हमारी नजरों का भ्रम भी हो सकता है। शुरुआती दौर में जो गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने यूरोपा की तस्वीरें ली थीं, वो उतनी साफ, हाई रेजोल्यूशन नहीं थीं। हो सकता है कि वैज्ञानिकों ने उन धुंधली तस्वीरों को देखकर ज्यादा सोच लिया हो और हकीकत में वहां गड्ढे, गुंबद या धब्बे नहीं, बल्कि सिर्फ छोटे छोटे कैओस रीजन ही हों। अगर ये सही है तो इसका मतलब होगा कि यूरोपा की बर्फीली परत इतनी पतली है कि उसमें नीचे से गर्म बर्फ उठने, कन्वेक्टिव डायपायर की संभावना बहुत कम है। नवंबर 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन समेत कई वैज्ञानिकों की एक टीम ने ऐसा सबूत पेश किया कि यूरोपा पर मौजूद जो कैओस टेरेन, यानी सतह पर फैली अजीब सी टूटी फूटी जगहें हैं, वे दरअसल विशाल झीलों के ऊपर बनी हो सकती हैं। सोचो, यूरोपा की बर्फीली परत के ठीक नीचे पूरी तरह बर्फ से घिरी हुई झीलें। ये झीलें उस गहरे महासागर से अलग होंगी जो और नीचे मौजूद माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इस थ्योरी की पूरी पुष्टि तभी होगी जब कोई स्पेस मिशन सीधे जाकर बर्फ की परत को या तो भेदे या फिर राडार जैसी तकनीक से भीतर झांके। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि ये कैओस रीजन इसलिए बने होंगे क्योंकि बर्फ की परत में कुछ जगह ज्यादा पिघलन हुई और वहां नई बर्फ जमा हो गई, खासकर निचले अक्षांशों, लो लैटिट्यूड्स पर, जहां असमान हेटेरोजीनियस गर्मी के कारण सतह पर ऐसे बदलाव हुए। दूसरी तरफ विलियम्स कॉलेज के शोधकर्ताओं ने एक और थ्योरी दी। शायद ये कैओस रीजन उस समय बने हों जब कोई धूमकेतु, कॉमेट, आकर यूरोपा की बर्फीली सतह को भेद गया और सीधा नीचे छिपे महासागर तक पहुंच गया। इसका वातावरण बेहद पतला और हल्का है, जिसे वैज्ञानिक एक्सोस्फीयर कहते हैं। यह ज्यादातर ऑक्सीजन से बना है और उसमें थोड़ी सी वाटर वेपर भी मिलती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यह ऑक्सीजन जीवों से नहीं बनी, बल्कि पूरी तरह से गैर जीव वैज्ञानिक तरीके से पैदा होती है। कैसे? यूरोपा की सतह पर हर जगह बर्फ है और वहां का तापमान बहुत ही ठंडा है। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें और बृहस्पति, जुपिटर के मैग्नेटोस्फेयर से आने वाले तेज चार्ज्ड कण, आयॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इस बर्फ से टकराते हैं तो बर्फ से वाटर वेपर बनती है। यह वाटर वेपर तुरंत टूटकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बढ़ जाती है। इसके बाद हल्की हाइड्रोजन यूरोपा की कमजोर ग्रेविटी से निकलकर अंतरिक्ष में खो जाती है। बचती है सिर्फ ऑक्सीजन, जो सतह पर रहकर धीरे धीरे वातावरण बनाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं रेडियोलाइसिस, यानी रेडिएशन से मॉलिक्यूल्स का टूटना। यूरोपा की यह ऑक्सीजन युक्त परत कभी कभी सतह से लगभग 190 किलोमीटर ऊपर तक फैल जाती है, और क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल
लंबा समय जीवित रह सकता है, यह लगातार सतह से उठकर एक बैलिस्टिक आर्क बनाता रहता है, जबकि हाइड्रोजन दोबारा सतह पर कभी नहीं लौटता। इसी वजह से यूरोपा उन गिने चुने चंद्रमाओं में आता है जिनका वातावरण मापा जा सकता है, जैसे टाइटन, आयो, ट्राइटन, गैनीमीड और कैलिस्टो। यूरोपा को वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय, जियोलॉजिकली एक्टिव भी मानते हैं, क्योंकि यह लगातार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण अंतरिक्ष में छोड़ता रहता है। लेकिन इस कारण इसका वातावरण बहुत स्थायी नहीं है, इसे बार बार नए कणों से भरना पड़ता है। यूरोपा का अपना एक छोटा सा मैग्नेटोस्फेयर भी है, जो गैनीमेड के मुकाबले लगभग 25% जितना है। यह मैग्नेटोस्फेयर आकार में बदलता रहता है, क्योंकि यूरोपा जब बृहस्पति के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उसका असर पड़ता है। इस बदलाव से यह साफ हो जाता है कि यूरोपा की सतह के नीचे कोई कंडक्टिव परत मौजूद है, और सबसे मजबूत संभावना है कि वहां पानी का विशाल महासागर छिपा है। कई शोध बताते हैं कि यूरोपा की सतह से निकली ऑक्सीजन का पूरा हिस्सा वातावरण में नहीं जाता। इसका कुछ हिस्सा सतह की बर्फ में समा जाता है और धीरे धीरे अंदर की ओर खिसक सकता है। अगर सतह और महासागर के बीच यह संपर्क वास्तव में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि यह मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन समुद्र तक पहुंच सकती है, और वही ऑक्सीजन समुद्र की गहराइयों में संभावित जीवन प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। कुछ अनुमानों के अनुसार अगर यूरोपा की सतह की औसत उम्र लगभग 50 करोड़ साल मानी जाए, तो इस दौरान होने वाले ऑक्सीडाइजिंग मॉलिक्यूल्स का सबडक्शन समुद्र में इतनी ऑक्सीजन पहुंचा सकता है जितनी पृथ्वी के गहरे महासागरों में पाई जाती है। यूरोपा से धीरे धीरे जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, तो उसकी कक्षा ऑर्बिट के चारों ओर एक न्यूट्रल टोरस यानी गैस का बादल सा घेरा बनता है। इस न्यूट्रल क्लाउड को कैसिनी और गैलीलियो दोनों अंतरिक्ष यानों ने दर्ज किया था। यह बादल इतना घना है कि इसमें मौजूद परमाणुओं और अणुओं की संख्या बृहस्पति के अंदरूनी चंद्रमा आयो के बादल से भी ज्यादा है। इस टोरस की मौजूदगी को बाद में एनर्जेटिक न्यूट्रल एटम ENA इमेजिंग से आधिकारिक तौर पर पक्का किया गया। अब होता यह है कि इस बादल में मौजूद न्यूट्रल पार्टिकल्स तटस्थ कण बृहस्पति और यूरोपा के वातावरण से टकराकर इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं। जैसे ही ये आयोनाइज्ड होते हैं, वे यूरोपा के चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के साथ बहने लगते हैं। चूंकि यूरोपा का मैग्नेटिक फील्ड उसकी परिक्रमा की गति से तेज घूमता है, इसीलिए ये आयन चुंबकीय रेखाओं के साथ पीछे छूट जाते हैं और प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यही प्लाज्मा बृहस्पति के मैग्नेटोस्फेयर, जुपिटर के चारों ओर का चुंबकीय बुलबुला का एक अहम हिस्सा है। यानी यूरोपा न सिर्फ अपनी सतह और महासागर की वजह से रहस्यमयी है, बल्कि वह बृहस्पति के पूरे चुंबकीय पर्यावरण को भी गहराई से प्रभावित करता है। और फिर हाल ही में 4 मार्च 2024 को खगोलविदों ने एक नया दावा किया कि यूरोपा की सतह पर पहले जितनी ऑक्सीजन मानी जा रही थी, वास्तव में वह उससे कहीं कम हो सकती है। इसका मतलब यह है कि यूरोपा की रहने लायक संभावनाओं का अनुमान अब फिर से नए सिरे से सोचना पड़ेगा। अगर हम सोचें कि इंसान या कोई जीव यूरोपा जैसे बर्फीले इलाके में रह सकता है या नहीं, तो सबसे पहले हमें वहां की हकीकत समझनी पड़ेगी, क्योंकि सतह पर हालात इतने खराब हैं कि इंसान का टिक पाना लगभग नामुमकिन है। तापमान इतना ज्यादा ठंडा है कि -160 से -220 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, और ऊपर से रेडिएशन का स्तर इतना खतरनाक है कि सिर्फ एक दिन में इंसान बीमार होकर मर सकता है। वहां का माहौल इतना बेरहम है कि बिना सुरक्षा के कोई भी जीव टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम सतह के नीचे झांकें तो तस्वीर थोड़ी बदल जाती है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे 10 से 30 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत है,
और उसके नीचे 100 किलोमीटर गहरा खारा महासागर है। यह महासागर शायद हाइड्रोथर्मल वेंट से गर्म होता रहता है, जैसे पृथ्वी के महासागरों की गहराई में देखा जाता है, और यही गर्मी तथा खनिज जीवन को ऊर्जा दे सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सतह के नीचे जीवन छिपा हुआ हो सकता है, सूक्ष्म जीवों के रूप में, और अगर इंसान कभी वहां रहने की कोशिश करें तो उन्हें सीधे सतह पर नहीं बल्कि मोटी बर्फ की परत के नीचे बेस बनाना पड़ेगा ताकि ठंड और रेडिएशन से बचा जा सके। यानी इंसान या बड़े जीव सीधे सतह पर तो रह ही नहीं सकते, लेकिन बर्फ और महासागर की गहराइयों में जहां प्राकृतिक ढाल मिलती है वहां जीवन की संभावना जिंदा है। और अगर भविष्य में इंसान यूरोपा पर कॉलोनी बनाएंगे तो वे बर्फ को ही अपने लिए एक सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करेंगे। अंदर महासागर से ऊर्जा और संसाधन लेंगे और ऊपर से आने वाले खतरों से सुरक्षित रहेंगे। यही वजह है कि वैज्ञानिक आज भी मानते हैं कि यूरोपा के बर्फीले महासागर में जीवन की संभावना हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा है। यूरोपा का वायुमंडल पहली बार 1985 में खगोलविद डी.टी. हॉल और उनकी टीम ने खोजा था, जब उन्होंने हबल स्पेस टेलीस्कोप के गॉडर्ड हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ का इस्तेमाल किया। यह बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि तब तक किसी ने यह साफ साफ नहीं देखा था कि यूरोपा जैसी बर्फीली चंद्रमा की भी कोई वातावरण परत हो सकती है। इसके बाद 1997 में जब गैलीलियो ऑर्बिटर बृहस्पति के सिस्टम में काम कर रहा था, उसने यूरोपा की और भी गहराई से जांच की। गैलीलियो ने एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे रेडियो ऑक्यल्टेशन कहते हैं। इसमें जब यान यूरोपा के पीछे चला गया और उसकी रेडियो सिग्नल कुछ देर के लिए पृथ्वी से कट गई, तो वैज्ञानिकों ने उस सिग्नल पर यूरोपा के वायुमंडल के असर को देखा। कुल 6 घटनाओं का अध्ययन करके खगोलविद ए.जे. क्लियोरे की टीम ने यह साबित किया कि यूरोपा के वातावरण में एक आयनित परत, आयोनाइज्ड लेयर, मौजूद है। इसकी महत्व, इंपॉर्टेंस। ये खोज दिखाती है कि यूरोपा का वातावरण भले ही बहुत पतला और कमजोर है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन मौजूद है। हालांकि वह जैविक कारणों से नहीं बल्कि विकिरण, रेडिएशन और सतह की बर्फ से उत्पन्न होती है। 2. वातावरण में आयनित परत का होना इस बात की ओर इशारा करता है कि सतह और अंतरिक्ष के बीच लगातार ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। 3. यह जानकारी भविष्य के मिशनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यूरोपा के वायुमंडल और महासागर के बीच ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है तो वहां जीवन की संभावना और भी बढ़ जाती है। 4. वायुमंडल का अध्ययन यह समझने में भी मदद करता है कि यूरोपा किस तरह से बृहस्पति के विशाल चुंबकीय क्षेत्र के साथ इंटरैक्ट करता है। 5. और सबसे अहम, अगर किसी दिन वहां इंसान या रोबोट उतारे जाए तो यह डेटा हमें बताएगा कि सतह पर कितना रेडिएशन प्रोटेक्शन चाहिए। यूरोपा पर कोई बादल, बारिश या हवा नहीं होती, क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है और यह इतना मजबूत वातावरण, एटमॉस्फेयर पकड़कर नहीं रख सकता। यूरोपा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में लगभग 13% है। यूरोपा का तापमान भूमध्य रेखा, इक्वेटर पर -160 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि ध्रुवों, पोल्स पर यह -220 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। हालांकि यूरोपा के बर्फ के नीचे छिपा हुआ महासागर इससे कहीं ज्यादा गर्म माना जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि रेडियोधर्मी, रेडियोएक्टिव और ज्वारीय ऊष्मा, टाइडल हीटिंग की वजह से यूरोपा के महासागर के कुछ हिस्सों का तापमान पृथ्वी के महासागरों से थोड़ा ही कम हो सकता है। अध्ययन बताते हैं कि यूरोपा का महासागर जब पहली बार बना था तो वह बहुत अम्लीय, एसिडिक रहा होगा, जिसमें सल्फेट, कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में था। लेकिन लगभग 4.5 अरब वर्षों में यह महासागर बदल गया और इसमें क्लोराइड की भरमार हो गई, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी के महासागर में लगभग 1.94% क्लोराइड पाया जाता है।
सौर मंडल में यूरोपा को खास और रहस्यमयी बनाने वाली चीज है इसका बेमिसाल रिश्ता बृहस्पति, जुपिटर के अन्य चंद्रमाओं के साथ। इस खगोलीय रिश्ते को रेजोनेंस कहा जाता है और यही प्रक्रिया यूरोपा की सतह को लगातार सक्रिय बनाए रखती है तथा इसकी बर्फीली परत के नीचे छिपे महासागर को टिकाए रखने की संभावना देती है। यही रेजोनेंस यूरोपा के भीतर उस ऊर्जा को भी पैदा करता है जो जीवन के लिए जरूरी हो सकती है। अगर इसे समझना है तो हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और जुपिटर के चंद्रमाओं की जटिल गति को देखना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, बृहस्पति के 4 बड़े उपग्रह हैं। इनमें से सबसे भीतर के 3 चंद्रमा आयो, यूरोपा और गैनीमेड गुरुत्वाकर्षण के एक नाजुक नृत्य में बंधे हुए हैं। इनकी कक्षाओं का यह खास तालमेल लाप्लास रेजोनेंस कहलाता है। इसका मतलब है कि इनके परिक्रमा काल 1:4 के अनुपात 1.2.4 रेशियो में चलते हैं। आयो सबसे तेजी से घूमता है, यूरोपा उससे आधे समय में और गैनीमेड दोनों से 2 गुने समय में। यूरोपा का बाकी बड़े चंद्रमाओं से बहुत गहरा रिश्ता है। जुपिटर के 4 बड़े छांद हैं, आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। इनमें से आयो, यूरोपा और गैनीमीड एक खास ग्रेविटेशनल रिश्ता निभाते हैं जिसे कहते हैं लैप्लेस रेजोनेंस। इसका मतलब है कि इनके ऑर्बिट एक एग्जैक्ट तालमेल में बंधे हैं। जब आयो 4 चक्कर जुपिटर के लगाता है तब यूरोपा ठीक 2 चक्कर लगाता है और उसी समय गैनीमीड सिर्फ 1 चक्कर पूरा करता है। इसे कहते हैं 1/2 का ऑर्बिटल रेशियो। ये सिंपल संयोग नहीं है, बल्कि इसी रेजोनेंस की वजह से यूरोपा का ऑर्बिट हल्का एक्सेंट्रिक, थोड़ा अंडाकार बना रहता है। जब यूरोपा जुपिटर के करीब आता है तो जुपिटर का ग्रेविटी ज्यादा खींचता है, जिससे उसकी सतह और अंदरूनी हिस्सा खींचता और ढीला होता है। इसे कहते हैं टाइडल फ्लेक्सिंग। यही खिंचाव ढीलापन बार बार होने से यूरोपा के अंदर हीट पैदा होती है। अगर यूरोपा अकेला होता और ये रेजोनेंस बाकी चंद्रमाओं के साथ न होता तो उसका ऑर्बिट धीरे धीरे परफेक्टली गोल हो जाता और टाइडल हीटिंग बंद हो जाती। तब उसके अंदर बर्फ जमी रहती और ओशन शायद लिक्विड न रहता। तो कहा जा सकता है कि आयो, यूरोपा और गैनीमीड एक कॉस्मिक डांस कर रहे हैं और उसी डांस की वजह से यूरोपा की सतह जिंदा और डायनेमिक बनी हुई है। यही रिश्ता यूरोपा के ओशन को गर्म रखता है और वहां लाइफ की संभावना को भी जिंदा रखता है। चलिए अब समझते हैं यूरोपा पर जीवन की संभावना को। अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि यूरोपा पर जीवन मौजूद है, लेकिन यह चंद्रमा वैज्ञानिकों की नजर में जीवन के लिए सबसे संभावित जगहों में से एक माना जाता है। इसकी बर्फ की मोटी सतह के नीचे एक विशाल महासागर छिपा है जो हमें पृथ्वी के गहरे समुद्रों की याद दिलाता है। वहां जहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जीवन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास पनपता है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स यानी समुद्र तल पर मौजूद वे दरारें जहां से गर्म पानी और खनिज निकलते हैं। ये जगहें अंधेरे महासागर में भी जीवन को ऊर्जा और पोषण देती हैं। भले ही यूरोपा पर ऐसे ज्वालामुखी या वेंट्स न हों, लेकिन 2016 में नासा की एक स्टडी ने बताया कि वहां भी पृथ्वी जैसी स्थितियां बन सकती हैं। यहां वैज्ञानिकों ने 2 खास प्रक्रियाओं का जिक्र किया है, सरपेंटिनाइजेशन और ऑक्सीडेशन। सरपेंटिनाइजेशन का मतलब है जब पानी चट्टानों में घुसकर उनमें मौजूद खनिजों के साथ प्रतिक्रिया करता है और हाइड्रोजन जैसी गैसें पैदा करता है। ऑक्सीडेशन यानी किसी तत्व का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना। यह प्रक्रिया ऊर्जा और नए यौगिक बनाने में मदद करती है। इन प्रक्रियाओं से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन सकते हैं, जो जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व हैं। 2015 में वैज्ञानिकों ने यूरोपा की सतह पर नमक के निशान पाए। माना जाता है कि यह नमक उसके अंदरूनी महासागर से आया है। इसका मतलब है कि महासागर और चट्टानी सतह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब पानी और चट्टान आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो जीवन के लिए जरूरी केमिकल्स बनने लगते हैं।
यूरोपा की गहराइयों में जो ऊर्जा काम करती है उसका सबसे बड़ा कारण है ज्वारीय बल, टाइडल फोर्सेस। ज्वारीय बल यानी जब बृहस्पति और उसके दूसरे चंद्रमा यूरोपा को अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बार बार खींचते और दबाते हैं। यह खिंचाव और दबाव यूरोपा के अंदर गर्मी पैदा करता है। इसी गर्मी की वजह से यूरोपा के अंदर भूवैज्ञानिक गतिविधियां, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस चलती रहती हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसे उसके बहन चंद्रमा आयो पर होता है, बस आयो पर यह असर और भी ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। यूरोपा के भीतर रेडियोधर्मी क्षय, रेडियो एक्टिव डिके से भी थोड़ी ऊर्जा पैदा होती होगी, यानी जब तत्व टूटकर गर्मी पैदा करते हैं, जैसा कि पृथ्वी के भीतर भी होता है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ज्वारीय खिंचाव से बनने वाली ऊर्जा रेडियोधर्मी ऊर्जा से कई गुना ज्यादा है। अब सवाल उठता है, अगर वहां महासागर है तो जीवन कहां छिपा हो सकता है? हो सकता है जीवन वहां हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास हो। ये महासागर की तह में गर्म झरने होते हैं जहां से खनिज और गर्मी निकलती है। पृथ्वी पर भी गहरे समुद्र में इन्हीं जगहों पर बिना रोशनी के जीवन फलता फूलता है। या फिर जीवन महासागर के तल के नीचे मौजूद चट्टानों में छिपा हो सकता है, जैसे पृथ्वी पर एंडोलिथ्स नाम के सूक्ष्म जीव चट्टानों के अंदर रहते हैं। एक और संभावना है कि जीवन यूरोपा की बर्फ की मोटी परत के नीचे चिपका हुआ हो, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी के ध्रुवीय इलाकों की बर्फ के नीचे शैवाल, एल्गी और बैक्टीरिया रहते हैं। या फिर जीवन पूरे महासागर में तैरते हुए स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकता है। लेकिन इसमें भी चुनौतियां हैं। अगर महासागर बहुत ठंडा है तो जीवन जैसी जैविक प्रक्रियाएं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस नहीं चल पाएंगी। अगर पानी बहुत नमकीन, सॉल्टी है तो सिर्फ हेलोफाइल्स जैसे बेहद कठिन हालात में जीने वाले सूक्ष्म जीव ही वहां जिंदा रह पाएंगे। हेलोफाइल्स यानी सॉल्ट लविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नमक से भरे वातावरण में ही जी सकते हैं। 2010 में रिचर्ड ग्रीनबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना ने एक मॉडल पेश किया। इसमें बताया गया कि यूरोपा की सतह पर जो बर्फ है वह लगातार बृहस्पति की विकिरण, इरेडिएशन से टकराती रहती है। इरेडिएशन मतलब हाई एनर्जी रेडिएशन यानी ऊर्जा की बौछार जो सतह के अणुओं को तोड़कर नए यौगिक बना देती है। इस प्रक्रिया से यूरोपा की सतह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोनॉक्साइड जैसे यौगिकों से भर जाती है। फिर टेक्टोनिक गतिविधियों, टेक्टोनिक प्रोसेसेस के जरिए यह सतह वाला ऑक्सीजन महासागर तक पहुंच सकता है। अगर यह सच है तो सिर्फ 1.2 करोड़ 12 मिलियन सालों में यूरोपा का महासागर उतना ऑक्सीजन युक्त हो सकता है जितना कि पृथ्वी का महासागर। और अगर ऐसा हुआ तो वहां सिर्फ साधारण सूक्ष्म जीव ही नहीं बल्कि जटिल बहुकोशिकीय जीवन, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर लाइफ फॉर्म्स भी मौजूद हो सकते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण इस ओर इशारा करते हैं कि यूरोपा की मोटी बर्फीली परत के भीतर ही तरल पानी की झीलें मौजूद हो सकती हैं। ये झीलें उस महासागर से अलग होंगी जो सतह से कई किलोमीटर गहराई में होने का अनुमान है। इसके अलावा सतह पर एम आकार की बर्फीली रेखाएं, रिजेस भी मिली हैं, जो तब बनती हैं जब भीतर के छोटे छोटे जल खोखले, पॉकेट्स ऑफ वाटर, ऊपर की तरफ आते हैं और जमकर सतह को उठा देते हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसा हमें ग्रीनलैंड की बर्फीली परत में देखने को मिलता है। अगर यह पुष्टि हो जाए तो ये झीलें और पॉकेट्स जीवन के लिए एक और संभावित ठिकाना बन सकते हैं। यूरोपा की सतह पर एक और दिलचस्प बात पाई गई है। वहां हाइड्रोजन पेरोक्साइड बड़ी मात्रा में फैला हुआ है। जब यह यौगिक तरल पानी से मिलता है तो यह टूटकर ऑक्सीजन और पानी दोनों बना देता है। इसका मतलब यह है कि यूरोपा की बर्फीली परत के नीचे मौजूद जीवन के किसी भी छोटे रूप को ऊर्जा का स्रोत मिल सकता है। हालांकि 4 मार्च 2024 को आए एक अध्ययन ने यह सुझाव दिया
कि यूरोपा की सतह पर पहले जितनी ऑक्सीजन होने का अनुमान लगाया गया था, वास्तव में उतनी नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, यूरोपा की बर्फीली परत पर मिट्टी जैसे खनिज, क्ले लाइक मिनरल्स, खासकर फिल्लोसिलिकेट्स भी मिले हैं। ये वही खनिज हैं जो पृथ्वी पर अक्सर कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर के साथ पाए जाते हैं। माना जाता है कि ये खनिज शायद किसी क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड या धूमकेतु, कॉमेट के टकराने के बाद यूरोपा तक पहुंचे होंगे। कुछ वैज्ञानिक तो यहां तक मानते हैं कि जीवन की शुरुआत केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रही होगी। यह भी संभव है कि पृथ्वी पर मौजूद सूक्ष्म जीवन किसी बड़े एस्टेरॉयड इंपैक्ट में अंतरिक्ष में उछलकर गया हो और वहां से जुपिटर के चंद्रमाओं जैसे यूरोपा तक पहुंच गया हो। इस प्रक्रिया को कहा जाता है लिथोपानस्पर्मिया, यानी पत्थरों और टुकड़ों के जरिए जीवन का एक ग्रह से दूसरे ग्रह या चंद्रमा तक फैलना। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ग्रह से जीवन अचानक निकलकर अंतरिक्ष में चला जाए और फिर किसी दूसरे ग्रह या चांद तक पहुंच जाए? इस विचार को कहते हैं लिथोपैनस्पर्मिया। नाम थोड़ा भारी है, लेकिन मतलब बड़ा सीधा है, जीवन का पत्थरों और उल्काओं के जरिए यात्रा करना। अब सवाल आता है, यह होता कैसे होगा? अगर किसी ग्रह पर कोई बड़ा धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड टकराता है, तो टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि ग्रह की सतह के टुकड़े टूटकर अंतरिक्ष में फेंक दिए जाते हैं। इन्हीं टुकड़ों को बोलते हैं प्लैनेटरी इजेक्शन। लेकिन यहां मुश्किल यह है कि उस समय हालात नर्क जैसे होते हैं। अचानक बहुत तेज झटका, शॉक प्रेशर, चट्टान का पलक झपकते ही हजारों डिग्री गर्म हो जाना और इतनी तेज एक्सेलरेशन कि कुछ भी टुकड़ों में टूट जाए। वैज्ञानिकों ने मंगल से आए उल्कापिंडों का अध्ययन करके अनुमान लगाया कि ऐसे पत्थरों को 5 से 85 गीगा पास्कल तक का दबाव, 3 मिलियन मीटर प्रति सेकंड 2 तक की एक्सेलरेशन और लगभग 1000 केल्विन तक की गर्मी झेलनी पड़ती है। अब तुम सोच रहे होगे, भला ऐसे हालात में कोई जीव कैसे बच सकता है? लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इतने मजबूत होते हैं कि ये सब झेल जाते हैं। उदाहरण के लिए, पृथ्वी पर ऐसे बैक्टीरिया और एक्सट्रीमोफाइल्स पाए गए हैं जो रेडिएशन, वैक्यूम और जबरदस्त गर्मी या ठंड को झेल सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर ऐसे सूक्ष्म जीव पत्थरों में फंसे हों और पत्थर ग्रह से उछलकर अंतरिक्ष में पहुंच जाए, फिर सालों सदियों बाद वो पत्थर किसी और ग्रह या चांद से टकराए, जीवन वहां भी पहुंच सकता है। ये विचार अभी पूरी तरह साबित नहीं हुआ, लेकिन अब ये केवल कल्पना भी नहीं है। वैज्ञानिक इसके हर स्टेप को टेस्ट कर रहे हैं। क्या सूक्ष्म जीव ग्रह से निकलने के झटके सह सकते हैं? क्या वो अंतरिक्ष की ठंडी और रेडिएशन भरी यात्रा झेल सकते हैं? और क्या वो दूसरे ग्रह पर पहुंचकर फिर से एक्टिव हो सकते हैं? अगर जवाब हां निकला, तो इसका मतलब होगा कि शायद पृथ्वी पर जीवन कहीं और से आया हो या फिर यहां से कहीं और गया हो। अब मान लो कि किसी ग्रह से कोई पत्थर जीवन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को साथ लेकर अंतरिक्ष में निकल चुका है, लेकिन सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। लिथोपैनस्पर्मिया तभी सफल होगा जब ये सूक्ष्म जीव अपनी अगली मंजिल तक जिंदा पहुंच पाए। सर्वाइवल इन ट्रांजिट, यात्रा के दौरान जीवित रहना। अंतरिक्ष कोई आरामदायक जगह नहीं है। वहां हवा नहीं है, पानी नहीं है, बेहद ठंड है और चारों तरफ घातक रेडिएशन फैला हुआ है। ऐसे हालात में किसी भी जीव का जिंदा रहना लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, खासकर बैक्टीरिया और एक्सट्रीमोफाइल्स, अद्भुत तरीके से सरवाइव कर सकते हैं। कई बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी के चारों ओर एक तरह की बायोफिल्म बना लेते हैं। यह एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उन्हें खतरनाक यूवी रेडिएशन से बचाती है। अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट और सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एक्सपोज किया गया और कई सरवाइव भी कर गए। कई बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी के चारों ओर एक तरह की बायोफिल्म बना लेते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उन्हें खतरनाक यूवी रेडिएशन से बचाती है।
अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट और सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एक्सपोज किया गया और कई सरवाइव भी कर गए। ऐसे स्टडीज सिर्फ साइंस के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए भी जरूरी हैं। सोचो, अगर एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ अनजाने में माइक्रोब्स ले जाएं, तो उन माइक्रोब्स का बिहेवियर स्पेस में कैसा होगा, यह समझना बेहद अहम है। एटमॉस्फेरिक एंट्री, वायुमंडल में प्रवेश। अब सबसे कठिन पड़ाव आता है जब यह पत्थर किसी नए ग्रह या चांद के वायुमंडल में एंट्री करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर में घुसता है तो घर्षण, फ्रिक्शन से पत्थर बेहद गर्म हो जाता है। इसे कहते हैं अब्लेशन, यानी सतह का जल जाना या पिघल जाना। नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज ने इस स्टेज को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे बैसिलस सबटिलिस स्पोर्स को ग्रेनाइट पर लगाया गया और फिर उन्हें साउंडिंग रॉकेट से 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजा गया। नतीजा ये निकला कि पत्थर के किनारों पर माइक्रोब्स सरवाइव कर गए, लेकिन जो सीधे हवा के सामने थे, फॉरवर्ड फेसिंग सरफेस, वे 135 डिग्री सी तापमान झेल नहीं पाए और मर गए। इसका मतलब यह है कि जो ऑर्गेनिजम्स पत्थर के गहराई में छुपे होते हैं, उनके सरवाइव करने के चांसेस कहीं ज्यादा होते हैं, जबकि सरफेस पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, खासकर फोटोसिंथेटिक जिन्हें रोशनी चाहिए, एटमॉस्फेरिक एंट्री में नष्ट हो जाते हैं। इंटरप्लैनेटरी वर्सेस इंटरस्टेलर लिथोपैन्सपर्मिया। जब जीवन एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर पहुंचे, इसे कहते हैं इंटरप्लैनेटरी लिथोपैन्सपर्मिया, जैसे पृथ्वी, मंगल। अगर ये एक प्लैनेटरी सिस्टम से दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम तक पहुंचे तो इसे कहते हैं इंटरस्टेलर लिथोपैन्सपर्मिया। वैज्ञानिक अब इन आइडियाज को सिर्फ फिलॉसफी नहीं बल्कि मैथमेटिकल मॉडल्स की तरह टेस्ट कर रहे हैं। हाल ही में ट्रैपिस्ट-1 प्लैनेटरी सिस्टम पर स्टडीज हुई। वहां प्लैनेट्स एक दूसरे के बेहद करीब हैं। एनालिसिस ने दिखाया कि वहां लिथोपैन्सपर्मिया की प्रोबेबिलिटी अर्थ, मार्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है, जहां प्लैनेट्स पास पास होंगे वहां जीवन के ट्रैवल करने और फैलने के चांसेस ज्यादा होंगे। लिथोपैन्सपर्मिया का विचार भले ही रोमांचक लगे, लेकिन इसमें बहुत सी जटिलताएं हैं। जीवन को अंतरिक्ष की यात्रा के दौरान सरवाइव करने के लिए कई कठिन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। वैज्ञानिकों ने जब बैक्टीरिया और अन्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए तो पाया कि इतनी लंबी अवधि तक इनका सरवाइव करना बेहद मुश्किल है। अंतरिक्ष का वैक्यूम, घातक कॉस्मिक रेडिएशन, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स और लाखों करोड़ों साल की यात्रा, इन सब के बीच किसी जीव का जिंदा रहना प्रैक्टिकली नामुमकिन जैसा लगता है। यही कारण है कि बहुत से शोधकर्ता मानते हैं कि लिथोपैन्सपर्मिया की संभावना बहुत कम है। लेकिन दूसरी ओर सोलर सिस्टम का इतिहास हमें एक और कहानी बताता है। शुरुआती समय में लगभग 4.5 अरब साल पहले इंपैक्ट इवेंट्स यानी टकराव बहुत आम थे। बड़े बड़े क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स और धूमकेतु, कॉमेट्स लगातार ग्रहों से टकराते थे। इन टक्करों में इतनी ऊर्जा होती थी कि चट्टानें ग्रह की सतह से बाहर फेंक दी जाती थीं और वे अंतरिक्ष में निकल जाती थीं। आज भी ऐसा होता है, जैसे एस्टेरॉयड बेल्ट के भीतर टकराव होना आम बात है। इसका मतलब यह है कि भले ही यह विचार कमजोर लगे कि कोई जीव इतने कठिन हालात में सरवाइव कर पाए, लेकिन अगर अरबों सालों में लाखों करोड़ों बार ऐसे इंपैक्ट हुए हैं तो कम से कम कुछ रेयर केसेस में जीवन के अंश, माइक्रोब्स, स्पोर्स सरवाइव कर गए होंगे। और अगर ऐसा एक भी बार सफल हुआ तो वह नए ग्रह पर जाकर जीवन की शुरुआत कर सकता था। आसान शब्दों में, प्रॉब्लम, स्पेस कंडीशंस बहुत हार्श हैं। बैक्टीरिया का इतने लंबे समय तक सरवाइव करना डाउटफुल है। पॉसिबिलिटी, सोलर सिस्टम के इतिहास में इतने ज्यादा इंपैक्ट इवेंट्स हुए हैं कि रेयर चांसेस भी बार बार मिलते रहे। रिजल्ट, इसीलिए वैज्ञानिक पूरी तरह इस थ्योरी को रिजेक्ट नहीं करते। ज्यादातर तारे, जैसे हमारा सूर्य, जब अपने जीवन के मुख्य क्रम, मेन सीक्वेंस के अंतिम चरण में पहुंचते हैं तो वे एक लाल दानव तारा, रेड जायंट स्टार,
में बदल जाते हैं। इस अवस्था में तारे का आकार कई गुना बढ़ जाता है और वह अपने चारों ओर की ऊर्जा को तीव्रता से विकीर्ण करता है। अंततः जब ऐसा तारा मरता है तो वह अपनी बाहरी परतें अंतरिक्ष में फेंक देता है और उसके केंद्र में बचा हुआ भाग सिकुड़कर एक श्वेत बौना व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाता है। यही प्रक्रिया हमारा सूर्य भी लगभग 5 अरब साल बाद गुजरेगा। जब सूर्य लाल दानव बनेगा तो इसका असर सीधे सीधे यूरोपा और बृहस्पति के अन्य चंद्रमाओं पर पड़ेगा। दरअसल उस समय सूर्य का आवास योग्य क्षेत्र हैबिटेबल जोन बाहर की ओर खिसक जाएगा और यूरोपा उस क्षेत्र में आ जाएगा। जैसे ही ऐसा होगा, सूर्य की बढ़ी हुई गर्मी यूरोपा की सतह पर जमी बर्फ को पिघलाने और वाष्पीकृत सब्लिमेट करने लगेगी। धीरे धीरे पूरा चंद्रमा एक अस्थायी वैश्विक महासागर ग्लोबल ओशन से ढक जाएगा। लेकिन यह महासागर स्थायी नहीं होगा। यूरोपा का वह हिस्सा जो बृहस्पति की ओर है, सूर्य की गर्मी को ज्यादा झेलेगा और वहां की बर्फ तेजी से वाष्पीकृत होकर अंतरिक्ष में निकल जाएगी। इससे यूरोपा के चारों ओर एक बेहद पतला जलवाष्प का वातावरण बनेगा जो लगभग 20 करोड़ साल 0 बिलियन ईयर्स तक टिका रहेगा। उसके बाद जब सूर्य का आवास योग्य क्षेत्र और आगे बढ़ जाएगा तो यह वातावरण भी नष्ट हो जाएगा और पानी अंतरिक्ष में उड़ जाएगा। फिर भी इस छोटे से काल में जब यूरोपा पर महासागर मौजूद होगा, वहां जीवन के विकसित होने की संभावना हो सकती है। वैज्ञानिकों का तर्क है कि पृथ्वी पर जीवन को विकसित होने में कुछ 100 मिलियन साल यानी कुछ करोड़ों साल लगे थे। यदि यूरोपा पर भी ऐसा अवसर मिला तो यह संभव है कि जीवन के बीज वहां भी अंकुरित हो सकें। यूरोपा अपनी धुरी पर वैसे नहीं घूमता जैसे पृथ्वी घूमती है। इसका कारण है जुपिटर का जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण। इसको हम कहते हैं टाइडल लॉकिंग, ज्वारीय लॉकिंग। इसमें होता क्या है, जब कोई छोटा पिंड जैसे यूरोपा किसी बड़े पिंड जैसे बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगाता है तो बड़े पिंड का गुरुत्वाकर्षण छोटे पिंड पर खिंचाव डालता है। यह खिंचाव यूरोपा की सतह और उसके अंदरूनी हिस्सों पर इतना जोर डालता है कि धीरे धीरे उसकी घूर्णन गति द रोटेशन स्पीड बदलने लगती है। करोड़ों सालों में यह प्रक्रिया यूरोपा की धुरी की गति को इतना धीमा कर देती है कि अब वह हर चक्कर में अपना वही एक चेहरा बृहस्पति की तरफ दिखाता है। मतलब जैसे चंद्रमा हमें पृथ्वी से हमेशा एक ही दिशा दिखाता है, वैसे ही यूरोपा भी बृहस्पति को हमेशा अपना एक ही हिस्सा दिखाता है। इसीलिए यूरोपा पर दिन और रात की अवधारणा वैसी नहीं है जैसी पृथ्वी पर है। वहां का एक दिन रोटेशन पीरियड और साल ऑर्बिटल पीरियड अराउंड जुपिटर बराबर है लगभग 3.5 पृथ्वी दिन। यूरोपा का बृहस्पति से ज्वारीय लॉक होना एक ही चेहरा हमेशा जुपिटर की तरफ रहने लायक बनाने को आसान तो नहीं करता, क्योंकि इससे सतह पर तनाव, दरारें और बर्फीले भूकंप जैसे हालात बनते हैं। फिर भी ध्यान रहे कि न घूमने का मतलब वहां कभी दिन रात नहीं होते, ऐसा नहीं है। यूरोपा सूरज के सापेक्ष लगभग हर 3.5 पृथ्वी दिन में दिन रात बदलता है। बस जुपिटर की ओर वही साइड दिखाता रहता है। असली दिक्कतें और भी सख्त हैं। वहां कोई काम की हवा नहीं है, लगभग वैक्यूम। सतह जमाने वाली ठंड है, लगभग -160 से -200 BC-D83। और सबसे खतरनाक जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर से आने वाला तीखा रेडिएशन। खुली सतह पर इंसान घंटे 2 घंटे में ही घातक डोज खा लेगा। इसलिए मोटी शील्डिंग या बर्फ भूमिगत आश्रय अनिवार्य होंगे। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ 13% पृथ्वी जितना है, जो हड्डियों, मांसपेशियों और हृदय पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए कृत्रिम गुरुत्व या सख्त व्यायाम प्रोटोकॉल चाहिए। सौर ऊर्जा भी चुनौती है। सूरज वहां बहुत धुंधला है, पृथ्वी की तुलना में कुछ फीसदी। ऊपर से जुपिटर की छाया में बार बार ग्रहण लगते हैं तो सोलर फॉर्म कम काम आएंगे। ऊर्जा के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर, भू ऊष्मीय हाइड्रोथर्मल स्रोत या बर्फ के नीचे टेथर टर्बाइनों जैसे विकल्प सोचने होंगे।
सतह चिकनी पर दरारों और क्रॉस टेरेन से भरी है, इसीलिए आधारभूत ढांचे बनाते समय क्रायोक्वेक्स और प्लेट शिफ्ट का खतरा रहेगा। सबसे सुरक्षित मॉडल यही दिखता है कि इंसानी बस्तियां सतह से दर्जनों सैकड़ों मीटर नीचे बर्फ के भीतर सुरंगों गुहाओं में बनाई जाए और सप्लाई, संचार और रोबोटिक काम सतह पर शील्डेड रोवर्स से हों। अच्छी खबर यह है कि ज्वारीय तापन की वजह से बर्फ के नीचे विशाल तरल महासागर होने की प्रबल संभावना है, यानी पानी, कुछ घुलनशील लवण और रसायन जो जीवन समर्थक संसाधन दे सकते हैं। वहीं मोटी बर्फ खुद रेडिएशन शील्ड का काम करती है, तो अंडर आइस बस्तियां अपेक्षाकृत सुरक्षित रह सकती हैं। निचोड़ यह है, ज्वारीय लॉकिंग अपने आप में सबसे बड़ा रोड़ा नहीं, उससे पैदा होने वाले माहौल, तनाव, ग्रहण, ऊर्जा और इंजीनियरिंग चुनौतियां और जुपिटर का रेडिएशन, ये असली हर्डल्स हैं। अगर भारी शील्डिंग, न्यूक्लियर ऊर्जा, अंडर आइस इंफ्रास्ट्रक्चर और सख्त बायोमेडिकल प्रोटोकॉल अपनाए जाए तो यूरोपा रहने योग्य नहीं तो कम से कम ऑपरेशनल बन सकता है। पर यह सब पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल की तुलना में कई गुना कठिन और महंगा होगा। इतना ज्ञान तो ले लिया, अब चलो यूरोपा पर जाने के बारे में समझते हैं। भविष्य में यूरोपा को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीदें उन दो बड़े अंतरिक्ष अभियानों से जुड़ी हैं जिन्हें मानवता ने खास तौर पर इस रहस्यमयी चंद्रमा के लिए तैयार किया है। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ज्यूआइस मिशन, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। इन दोनों का लक्ष्य अलग होते हुए भी आपस में जुड़ा हुआ है। एक ऐसा जुड़ाव जो हमें पहली बार इस बात के करीब ला सकता है कि क्या सचमुच यूरोपा की जमी हुई बर्फ के नीचे कोई महासागर है और क्या वहां जीवन पल रहा है। नासा का यूरोपा क्लिपर अक्टूबर 2024 में स्पेस एक्स के फैल्कन हेवी रॉकेट से लॉन्च हो चुका है और यह 2030 में बृहस्पति प्रणाली में पहुंचेगा। वहां पहुंचकर यह यूरोपा के पास 50 से भी अधिक बार नजदीकी फ्लाई बाय करेगा। कभी कभी तो केवल 25 किलोमीटर की ऊंचाई से उसकी सतह को स्कैन करेगा। इसके साथ लगे 9 वैज्ञानिक उपकरण यूरोपा की सतह, बर्फ के नीचे छिपे महासागर, चुंबकीय क्षेत्र और वहां मौजूद संभावित जैविक तत्वों का गहराई से अध्ययन करेंगे। ये मिशन मानो यूरोपा की परत दर परत को हटाकर उसके असली चेहरे से पर्दा उठाने जैसा होगा। दूसरी ओर यूरोपीय स्पेस एजेंसी का ज्यूस मिशन अप्रैल 2023 में लॉन्च हुआ और यह 2031 में बृहस्पति प्रणाली में प्रवेश करेगा। ज्यूस का मुख्य लक्ष्य गैनीमीड, कैलिस्टो और यूरोपा तीनों बर्फीले चंद्रमाओं का अध्ययन करना है। हालांकि इसका ध्यान ज्यादा गैनीमीड पर रहेगा, लेकिन यूरोपा पर भी यह 2 बार नजदीकी गुजर करेगा और वहां की सतह और बर्फीली परतों का महत्वपूर्ण डेटा जुटाएगा। ज्यूआइस में लगे 10 अत्याधुनिक उपकरण रडार से लेकर मैग्नेटिक सेंसर और अल्ट्रावायलेट कैमरे तक बृहस्पति के इन चंद्रमाओं की जटिलता और उनके भीतर छिपे महासागरों की संभावनाओं को सामने लाने के लिए तैयार किए गए। इन दोनों अभियानों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये लगभग एक ही दशक में यूरोपा तक पहुंचेंगे और उनके आंकड़े एक दूसरे को पूरक करेंगे। सोचो, जब यूरोपा क्लिपर सतह के बेहद नजदीक से तस्वीरें और डेटा भेजेगा और ज्यूआइस दूर से पूरे सिस्टम की बड़ी तस्वीर पेश करेगा, तब हमें यूरोपा की ऐसी 3D समझ मिलेगी जैसी पहले कभी नहीं हुई। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे जुपिटर मिशन ड्रीम टीम कहते हैं। इन अभियानों का असली महत्व यह नहीं है कि वे सिर्फ यूरोपा को देखने जा रहे हैं, बल्कि यह है कि वे मानवता की उस सदियों पुरानी खोज को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें हम यह जानना चाहते हैं कि क्या हम अकेले हैं या ब्रह्मांड के किसी और कोने में भी जीवन पल रहा है। अगर यूरोपा की बर्फ के नीचे महासागर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिल गए, अगर हमें वहां जैविक अणु या जीवन के शुरुआती संकेत मिल गए, तो यह खोज न सिर्फ यूरोपा बल्कि पूरे सौरमंडल की हमारी समझ को बदल देगी। भविष्य की कल्पनाओं में एक और बड़ा सवाल उभरता है, क्या इंसान कभी यूरोपा की सतह पर कदम रख पाएगा?
आज तक जितने भी मिशन प्रस्तावित हुए हैं वे सभी रोबोटिक हैं, क्योंकि वहां की सतह पर मौजूद रेडिएशन इंसान के लिए जानलेवा है। मात्र एक दिन खड़े रहने से ही घातक बीमारी हो सकती है। फिर भी विज्ञान का इतिहास यही बताता है कि असंभव दिखने वाली सीमाएं इंसान कभी न कभी पार करता ही है। यदि स्पेस रेडिएशन से सुरक्षा के लिए उन्नत तकनीक विकसित हो गई, यदि हम सतह के नीचे बर्फीली परतों में सुरक्षित कॉलोनियां बना सके, तो यह संभव है कि यूरोपा पर भी इंसानी चौकियां स्थापित हों। वहां का महासागर इंसानों के लिए एक नई जीवन प्रयोगशाला साबित हो सकता है, एक ऐसा स्थान जहां हम न केवल जीवन की उत्पत्ति को समझ सकें, बल्कि अपनी सभ्यता को भी ब्रह्मांड में विस्तार दे सकें। यूरोपा का महत्व केवल इसीलिए नहीं है कि वहां जीवन हो सकता है, बल्कि इसलिए भी है कि यह हमें आईना दिखाता है। अगर वहां जीवन मिला, भले ही वह केवल सूक्ष्म जीवाणु हो, तो यह सवाल पूरी मानवता को झकझोर देगा। क्या पृथ्वी जीवन का अकेला पालना नहीं है? और अगर वहां कुछ भी नहीं मिला, तो भी यह हमें उतना ही गहरा झटका देगा, क्योंकि तब हम समझेंगे कि पृथ्वी पर जीवन का जन्म कितना दुर्लभ और अनोखा था। लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यहीं खड़ी होती है। क्या हमें सच में यूरोपा के महासागर को छेड़ना चाहिए? कई वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि अगर वहां प्राकृतिक जीवन मौजूद है, तो हमारी उपस्थिति उसे हमेशा के लिए बदल सकती है। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी के कई आदिवासी समाज बाहरी संपर्क से मिट गए। कुछ लोग तो इसे कॉस्मिक कॉलोनियलिज्म कहते हैं। क्या इंसान को अधिकार है कि वह किसी और दुनिया की बर्फ तोड़कर उसके रहस्यों को उजागर करे, या हमें दूर से देखकर संतोष करना चाहिए? शायद यही यूरोपा की सबसे रहस्यमयी सच्चाई है। यह केवल विज्ञान का सवाल नहीं है, यह हमारी नैतिकता और अस्तित्व का भी सवाल है। वहां कदम रखना हमें ब्रह्मांड के और करीब ले जा सकता है, लेकिन शायद उसकी कीमत हमारी मासूमियत होगी। और अंत में, जब आने वाली पीढ़ियां यूरोपा की बर्फीली परत के नीचे महासागर में झांकेंगी, तो उन्हें या तो अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा, या एक पराई, अजनबी आंख जो सदियों से अंधेरे में हमें देख रही थी। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा, मानो खुदा ने चांदनी से गढ़ा हो कोई ख्वाब, दूर आसमान में जड़ा हुआ वो मोती जो रात की तन्हाई में भी चमकता है बेहिसाब। उसकी सतह पर खिंची दरारें भी गजल सी लगती हैं, हर लकीर जैसे कोई राज कह रही हो, जहां समंदर गहराई में छुपे हों और मौन में भी जिंदगी सांस ले रही हो। यूरोपा, तू सिर्फ एक चांद नहीं, एक कविता है, बर्फ और पानी की। तेरी खामोशी में भी शोर है, तेरी जमी पर भी एक जन्नत की कहानी है। तू रहस्य है, तू हुस्न है, तू उम्मीद है। तेरे दिल में समंदर है और आंखों में सितारे। अगर कभी इंसान तुझ तक पहुंचे, तो शायद तेरे आंचल में जिंदगी के नए इशारे मिल जाएं हमारे। इंसान की नजर हमेशा आसमान से आगे रही, तारों से आगे, चांद से आगे। अब दिल चाहता है उस बर्फीले चांद की ओर बढ़ना, जहां हर दरार में छुपा है कोई राज, हर सन्नाटे में गूंजती है जिंदगी की आहट। यूरोपा, तेरी गहराइयों में शायद कोई दुनिया हो, जहां अंधेरे समंदरों में चुपचाप तैरते हों अनजान जीव, जो कभी सूरज की रोशनी से न मिले, पर अपनी रूह की चमक से जगमगाते हों। इंसान की तृष्णा है तुझसे मिलने की, तेरी बर्फ को छूने की, तेरे समंदरों को पढ़ने की, कि शायद तुझमें जिंदगी का कोई नजारा मिले जो हमारी सोच से परे, हमारी कल्पना से भी आगे निकले। शायद वहां की मछलियां बिना आंखों के तैरती हों, शायद वहां के जीव रोशनी बनाएं अपने जिस्म से, शायद वहां की खामोशी में हो कोई अनसुना गीत जो हमें याद दिलाए कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं। यूरोपा, तेरे हुस्न से इंसान मोहित है, तेरे राजों से इंसान बेचैन है, और तेरे दिल की गहराई में शायद छुपा है वो जवाब जिसकी तलाश में इंसान धरती छोड़ सितारों तक आया है। यूरोपा पर यह डॉक्यूमेंट्री हमने बहुत मेहनत से बनाई है, इसीलिए प्लीज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को हाइप जरूर कर दें। धन्यवाद।